एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड देखते हैं। इस पर बेस्ड तो कुछ क्वेश्चन देख लिए। अब एक इस पर बेस्ड देखा गया, लिखा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन निकालना कैसा, तो विच पासेस थ्रू, पास करा कहाँ से, द पॉइंट 2 3 से। ऐसा लाइन निकालो जो पास करे 2 3 पॉइंट से, एंड हुज इंटरसेप्ट, जिसका टुकड़ा, इंटरसेप्ट यानी टुकड़ा, ऑन द एक्स एक्सिस इज डबल दैट ऑन द वाई एक्सिस। ऐसा लाइन निकालो जो पास तो यहाँ से करे और इंटरसेप्ट जो एक्स एक्सिस पर का है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस इज डबल दैट ऑन द वाई एक्सिस। तो मेन इसमें बात है ये कि इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज डबल दैट ऑन द वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट जो एक्स एक्सिस पर का है वो डबल होना चाहिए, इज डबल किससे, वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट से। तो हम लोग इंटरसेप्ट फार्मूला इस्तेमाल करें, बताया गया है दोनों में से डबल इंटरसेप्ट एक्स वाला है। तो ऐसा अगर फिगर बना भी सकते हो 2 3 से जाने वाला, बिना फिगर से ही थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। मान लेते हैं y पर से डबल x पर का, लेट इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मान ले a, इंटरसेप्ट y एक्सिस पर का a ले लिए, तो जितना y पर का है x वाला उससे डबल है। इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस इज डबल, तो देयरफॉर इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस हो गया कितना, डबल, डबल यानी कि 2 है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, ऐसा लाइन जो y पर a इंटरसेप्ट और x पर उसका डबल 2 है, तो इस फार्मूला के अनुसार इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा x बाई x पर का इंटरसेप्ट 2a प्लस y बाई y पर का इंटरसेप्ट a इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला लगा दिया गया। इसमें LCM का 2a उधर ले जाओ तो बच गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 2a। अब इस पूरे इक्वेशन में अननोन क्या है, a, तो a निकाल। ये कहा गया है क्वेश्चन में कि ये जो भी लाइन था वो पास कहाँ से कर रहा है, पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3। ये ऐसा पाथ है, ये ऐसा रास्ता है जो पास कर रहा है 2 3 से। तो इसमें इसके बाद लिखना चाहिए कि सिंस इट passes through point 2 3, ये 2 3 से जा रहा है, तो जब 2 3 से जा रहा है तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, ये 2 3 पॉइंट चूंकि इस पर है तो सेटिस्फाइड कर दो। फ्रॉम फर्स्ट x के जगह 2 इंटू वाई के जगह पर 3 इज इक्वल टू 2a। यहाँ पर से 2a का वैल्यू आ गया 8, a का वैल्यू आ गया 4। अब जो ये a का वैल्यू आया यहाँ रख दो। देयरफॉर यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट वी गेट x प्लस 2y इज इक्वल टू, रखा जाए 8 हो गया। यही हो गया हम लोग को रिक्वायर्ड लाइन। अगर इसको थोड़ा वेरीफाई करना चाहते हो तो इसको, जो कि अभी इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, इसको थोड़ा चेंज करके ऐसा लिखो
तो उसके लिए RHS में 1 बनाना चाहिए। तो RHS में 1 बनाने के लिए 8 से पूरा में डिवाइड, तो 8 से अगर पूरा में डिवाइड दें तो यही वाला पढ़ने में हो जाएगा x/8 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। 8 से डिवाइड दिया जाए तो इतना। ये पढ़ने में चूंकि ऐसा आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये ऐसा लाइन है जिसमें x पर का इंटरसेप्ट तो 8 है, y पर का 4 है, यानी y पर जितना है उससे डबल x पर है, जो कि क्वेश्चन में दिए गए बात को वेरीफाई कर रहा है। हालांकि इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, आंसर हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देंगे। फिगर आप चाहें तो बना भी सकते हैं, नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। फिगर अगर बनाना चाहें रफली तो मान लीजिए x एक्सिस y एक्सिस दिखा दिए, x एक्सिस y एक्सिस, एक पॉइंट दे दिए थे 2 3 एक पॉइंट, तो यहाँ से जाने वाले लाइन को निकालना था। यहाँ से जाने वाले लाइन ऐसा जो y पर के इंटरसेप्ट से डबल इंटरसेप्ट x वाला बने, तो हमने एक ऐसे ही लाइन अंदाजन दिखा दिया जिसमें ये वाला y पर का इंटरसेप्ट अगर हम a मान लें, y पर का इंटरसेप्ट a, तो x वाला इंटरसेप्ट उसका डबल लिए, 2 3 से पास करे ऐसा लाइन निकालो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3 से जाना चाहिए एंड हुज इंटरसेप्ट टुकड़ा कहाँ पर का, ऑन द x एक्सिस का कितना, इज डबल होना चाहिए दैट ऑन द y एक्सिस। तो मान लिया y पर का a, तो x पर का डबल हो गया 2a, और 2 3 से जा रहा है, तो चूंकि ये 2a और a इंटरसेप्ट काट रहा है, तो फार्मूला के अनुसार इक्वेशन हो गया लाइन का इतना, इक्वेशन ऑफ दिस रिक्वायर्ड लाइन इतना। इसमें एलसीएम का 2a वहाँ की है, इसमें अननोन हुआ a, ये a निकालने के लिए बताएंगे कि ये पाथ कहाँ से जा रहा है, 2 3 से। तो जब 2 3 पॉइंट इस रास्ते पर है, इस पाथ पर है, तो ये 2 3 पॉइंट इस इक्वेशन को, इस पाथ के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो पास कर रहा है 2 3 से, 2 3 सेटिस्फाइड किए, ए निकल गया, ए का वैल्यू रख दिए, आंसर तैयार हो गया। ये हुआ इसके बारे में। एक और क्वेश्चन देखा जाए इस पर बेस्ड। एक क्वेश्चन और देखा जाए। यहाँ पर क्वेश्चन फिर से वही है उसी टाइप का कि स्ट्रेट लाइन निकालना है। स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, इतना पास कर रहा है इस जगह से, इस पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन और क्या बताया गया, एंड दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है यानी आधा आधा कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, तो द पोर्शन यानी एक हिस्से को, कौन सा हिस्सा, तो ऑफ द लाइन, कैसा, तो इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। जो पोर्शन ऑफ द लाइन होगा इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, उस पोर्शन को बाइसेक्ट किया, कौन, ये वाला। तो फाइंड करना इक्वेशन ऑफ द लाइन। थोड़ा सा और डिटेल में देखें अगर दिक्कत हुआ हो, तो सबसे पहले तो है कि यह स्ट्रेट लाइन passes through the point, इतना, a straight line passes through the point इतना, and यही वाला पॉइंट दिस पॉइंट बाइसेक्ट किया, यही वाला पॉइंट बाइसेक्ट किया किसको, तो बताया गया है आगे, द पोर्शन ऑफ द लाइन, द पोर्शन ऑफ द लाइन को, कौन सा पोर्शन ऑफ द लाइन, तो वैसा पोर्शन जो कि इंटरसेप्टेड है बिटवीन द एक्सिस।
स्ट्रेट लाइन को फाइंड करना है। स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, इतना इस पॉइंट से जा रहा है, एंड दिस पॉइंट, यही वाला पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, आधा कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। किसको ये आधा कर रहा है? तो लिखा गया द पोर्शन ऑफ द लाइन को, पोर्शन ऑफ द लाइन को, कौन सा पोर्शन? तो इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस पोर्शन को, तो बताना है इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इसमें अभी भी दिक्कत अगर हो रहा है तो इसको हम लोग डायग्राम के अनुसार थोड़ा समझें और डिटेल में। पहले रफली दिखलाते हैं। अब 3 - 2 कहीं पर तो पॉइंट होगा। मान लीजिए 3, x वैल्यू 3, y वैल्यू -2, वो पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर है। अब ऐसे लाइन लो जो 3 - 2 से पास करे। ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3 - 2। अब 3 - 2 से जाने वाले तो अनेक लाइन होंगे। मान लीजिए उन अनेक में कुछ दिखा देते हैं। ये हो गया, और भी होंगे। तो ऐसे अनेक होंगे जो 3 - 2 से जाएंगे। तो यहाँ से जाने वाला, जैसे अगर इस लाइन को ले, ये वाला लाइन जो यहाँ से यहाँ तक आया है, तो ये हो गया लाइन का इंटरसेप्टेड पार्ट बिटवीन द एक्सिस। ये लाइन का अगर चर्चा करें तो ये लाइन है तो यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक है, लेकिन इस लाइन का इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस पार्ट जो है वो माना जाएगा ए बी माना जाएगा इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। तो ये जो पोर्शन है, पोर्शन ऑफ द लाइन जो ये लिया गया, ये ए बी, इसी पोर्शन को बाइसेक्ट करे ये वाला। अनेक हैं, इन अनेक में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसमें ये पॉइंट उस पोर्शन को आधा आधा करेगा, बाइसेक्ट करेगा। जैसे अगर हम सिचुएशन लें इस तरीके से, (3 - 2) यहाँ से पास करें, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें कि एक्सिस के बीच जो इंटरसेप्टेड पार्ट बनेगा, इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस पार्ट जो बनेगा, उसी के पोर्शन को लेना है। और वो ऐसा होना चाहिए कि ये पॉइंट 3 - 2 जो है, ये पॉइंट, वो पॉइंट बाइसेक्ट करना चाहिए। ये पॉइंट बाइसेक्ट करे किसको? द पोर्शन ऑफ द लाइन को, इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। तो ऐसा पार्ट लिया जाए कि उसके लिए ये बाइसेक्ट करे, आधा आधा करे। तो मान लीजिए हम सिचुएशन लिए यहाँ पर ए बी, इस ए बी के लिए ऐसा संभावना हो सकता है कि ये पी पॉइंट 3 - 2 पॉइंट ये इस पोर्शन के लिए मिडिल पॉइंट रहा। अगर ये इस ए बी का मिडिल पॉइंट होगा तो कह सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इक्वल टू बी पी। तो ऐसी स्थिति में ये पॉइंट इस ए बी पोर्शन को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमको इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है, इसी के बारे में चर्चा हो रहा। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ के देखें। क्वेश्चन में कहा गया था स्ट्रेट लाइन निकालो। या स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3 - 2। तो 3 - 2 से तो अनेक जाएंगे, लेकिन उसमें से कौन सा हमको निकालना है? तो बताया गया पासेस थ्रू द पॉइंट 3 - 2 एंड दिस पॉइंट, यानी ये पॉइंट के बारे में, दिस पॉइंट बाइसेक्ट करे, आधा करे, किसको? द पोर्शन ऑफ द लाइन को, द पोर्शन ऑफ द लाइन को। कौन सा पोर्शन?
तो इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, पोर्शन ऑफ द लाइन कौन सा टुकड़ा लें, तो इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच का जो इंटरसेप्टेड पार्ट है ए बी, उस पोर्शन को ये पॉइंट बाइसेक्ट करे। तो इसी लाइन को निकालना है ऐसा कि ये पॉइंट इस ए बी पोर्शन को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका जानना है। तो अब देखो, जब हम लोग इस क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर कैसे निकालेंगे, थोड़ा उसके डिटेल के लिए एक फिगर अलग से फ्रेश फिगर बना लेते हैं। थ्री माइनस टू एक पॉइंट, अब यहां से जाने वाला लाइन ऐसा ले, जिसमें ये वाला P इस पार्ट ए बी का मिडिल पॉइंट हो, यानी ए पी इज इक्वल टू बी पी हो। तो इक्वेशन फाइंड करना है इसी पार्ट का, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो 3 - 2 से पास करे और इंटरसेप्टेड पार्ट बिटवीन द एक्सिस जो ए बी है, उस पोर्शन को ये पॉइंट बाइसेक्ट करे, आधा आधा करे। तो बताना है इस लाइन का इक्वेशन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि इनका कोऑर्डिनेट a0 है और इसका कोऑर्डिनेट 0b है। 0b ले रहे हैं, 0 - b हम नहीं ले रहे हैं, जानबूझ के प्लस में ही लिए, आप -b भी ले सकते हो, ये भी सही है वो भी सही है। जैसे अगर क्लास 10 का कोई क्वेश्चन अलजेब्रा का बनाते समय आपको पता रहता था कि कोई x निकालो जिसका कुछ कंडीशंस बता दिए जाए और उस x को निकालो, अगर पता रहता था सेंटेंस वाले क्वेश्चन में कि x का वैल्यू माइनस में आने वाला है, तो कभी ऐसे नहीं कहते थे कि लेट द नंबर इज -x। कुछ हम लोग अलजेब्रा क्लास 10 में पढ़े हैं सेंटेंस वाला क्वेश्चन जिसमें रिक्वायर्ड नंबर निकालना होता था, तो मानते थे कि लेट द नंबर इज x, तो लेट द नंबर इज x मानते थे, -x कह के नहीं बनाते थे। अगर पता भी हो कि नेगेटिव आने वाला है तब भी नहीं, हम लोग ले के चलते थे x, भले ही x का वैल्यू बाद में माइनस आ जाए। यहाँ भी वही बात है, हम 0b ले या 0 - b ले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर दोनों ही कंडीशंस में आएंगे। तो हमने मान लिया कि ये लाइन a0 पर काट रहा और यहाँ 0b पर काट रहा, तो इसको निकालना है। तो सॉल्यूशन के लिए लेट रिक्वायर्ड लाइन AB थ्रू given point P3 - 2, let required line AB through given point P3 - 2 meet axis यानी XY axis, meet axis at point A0 and B0B। तो तब तो थ्योरी के अनुसार जब ये A है ये B है, ये A और B है, तो इंटरसेप्ट फार्मूला के अनुसार लाइन का इक्वेशन ये होगा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, बल्कि थोड़ा सा एक लाइन और, हमको तो ए बी चाहिए पहले, अननोन इस इक्वेशन में होगा ए और बी, तो ए और बी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में बताया गया है ए और बी निकालने के लिए कि सिंस P3 - 2 इज मिड पॉइंट
ऑफ ए बी, P3-2 मिडिल पॉइंट है ए बी का, तो तब तो थ्योरी के अनुसार x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू इतना, x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू ये, एंड y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू -2। यहाँ से a का वैल्यू 6 आ गया, b का वैल्यू -4 हो गया, तो तब इक्वेशन ऑफ लाइन निकाला जा सकता है। तो इतना के बाद देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ए बी इज, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ए बी हो गया, x पर a इंटरसेप्ट काटा गया, y पर b इंटरसेप्ट काटा गया। हमने बताया था कि निगेटिव भी इंटरसेप्ट हो सकता है, इंटरसेप्ट निगेटिव भी हो सकता है। तो x पर a काटा गया, x बाई a, y पर b काटा गया, y बाई b, दोनों मिला के 1, ये फार्मूला उतार दिया गया। अब इसमें अननोन ए बी जो आ गया है वो वैल्यू पुट कर दें, तो x बाई a यानी कि 6 प्लस y बाई b यानी -4 इज इक्वल टू 1। एलसीएम में 12 उधर भेज दो तो आ जाएगा यहाँ पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यही हो गया आंसर। अब कभी कभी क्वेश्चन में बदलाव ये करता है कि यहाँ पर जो देख रहे हो 3-2, इसके बदले पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा अगर दिया जाएगा, तो अगर अल्फ़ा बीटा दिया जाए तो यहाँ भी अल्फ़ा बीटा लिखो, P को यहाँ अल्फ़ा बीटा लिखो। तो अगर अल्फ़ा बीटा लिखोगे तो ये आपका अल्फ़ा रहेगा और ये आपका बीटा रहेगा। तो अगर ये अल्फ़ा हो ये बीटा हो तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, a का वैल्यू 2 अल्फ़ा हो जाएगा, 2 अल्फ़ा, और b का वैल्यू यहाँ से 2 बीटा हो जाएगा। तो जब a और b मिल गया तो यहाँ पर a और b का वैल्यू पुट कर दो तो आंसर हो जाता है x बाई 2 अल्फ़ा प्लस y बाई 2 बीटा इज इक्वल टू 1। आंसर ये हो जाता। अगर 0.3-2 है तब तो इतना हो गया, अगर 3-2 ना हो के अल्फ़ा बीटा होता तो आंसर ये हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर बेस्ड। इसी में थोड़ा सा एक और बात बढ़ा देते हैं कि यहाँ तो P मिडिल पॉइंट था, बाइसेक्ट कर रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि P इस AB का मिडिल पॉइंट नहीं होता है। फिलहाल इसको थोड़ा हम अल्फ़ा बीटा मिटा लेते हैं। तो अभी तक जो बना हुआ है उसमें ये था कि P3-2 इस AB पोर्शन को बाइसेक्ट करा, मिडिल पॉइंट है। तो जब मिडिल पॉइंट है तो थोड़ा आसानी से x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 के अनुसार a और b का वैल्यू आ गया। लेकिन हमेशा ही मिडिल पॉइंट नहीं दिया जाता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि ये P AB को ऐसे डिवाइड करता है, P3-2 डिवाइड्स AB इन द रेशियो मान लीजिए कह दिया जाए 4:3। ये जो P पॉइंट इस पोर्शन को बाइसेक्ट कर रहा था। अब क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव हुआ,
बता दिए कि ये P3-2 इस पोर्शन को यानी AB को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 4:3 रेशियो में, यानी कि दैट इज में कह दे तो AP और BP का रेशियो 4:3 दिया हुआ है। और फिर से अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। बस समझ लो कि थोड़ा सा बदलाव ये हुआ कि पहले जो ये मिडिल पॉइंट था, अब वो मिडिल पॉइंट नहीं दिए, अब मिडिल पॉइंट के बदले AP BP का रेशियो 4:3, तो AP तरफ 4, BP तरफ 3, ये 4 ये 3, तो यहाँ पर थोड़ा सा सब कुछ वही रहेगा, बस ये सेंटेंस बदल जाएगा थोड़ा। इसमें हमको लिखना पड़ेगा सिंस P3-2 divides AB in the ratio 4:3, तो अगर ये P3-2 इस AB को 4:3 रेशियो में डिवाइड करे, मिडिल पॉइंट था तो x1 + x2/2, अब मिडिल पॉइंट नहीं है, 4:3 है, तो थोड़ा सा बदलाव ये होगा A और B का वैल्यू निकालने के लिए कि यहाँ पर कहेंगे अब mx2 + nx1, देयरफॉर mx2 m into x2 plus nx1 by m plus n is equal to कितना 3, एंड ऐसे ही y वाला my2 m into y2 n into y1 by m plus n is equal to -2। तो यहाँ पर से आपका सोल्व करके आ गया 3a is equal to 21, और यहाँ से 4b is equal to -14, तो a का वैल्यू यहाँ से आ गया 7, b का वैल्यू आ गया -7/2। तो जब a और b निकल गया तो इसी में a और b का वैल्यू इक्वेशन ऑफ लाइन तो यही होगा, a और b होने के कारण इक्वेशन ऑफ लाइन ये रहेगा। अब a और b का वैल्यू जो पहले इतना आया था अब कुछ और आया है, तो ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, a और b का वैल्यू पुट करो, आंसर तैयार हो जाएगा। तो मिडिल पॉइंट है, बाइसेक्ट कर रहा है तो थोड़ा आसान हुआ। अगर मिडिल पॉइंट ये ना रहे, कुछ रेशियो भी दे दे तो भी इसी ढंग से बनाया जा सकता है। कुछ और क्वेश्चन देखें। एक और क्वेश्चन देखें, इस बार भी है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। ध्यान दो, इसमें फाइंड द इक्वेशंस एस लगा दिया गया है, इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा लाइन मिलेंगे। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस एक से ज़्यादा लाइन रहे होंगे, तो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस सबको निकालना है। ईच ऑफ विच, उसमें से हर एक, ईच ऑफ विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट, पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ऐसे अगर कहें तो passes through this point, each of which find the equations of the straight line। स्ट्रेट लाइन निकालो, each of which जिसमें से हर एक passes through the point, इतना जो भी लाइंस होंगे इसी जगह से जाना है, and cuts off intercept, cut off intercepts AB respectively on the x and y axis such that AB का डिफरेंस 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से पास करे कुछ ऐसा कि एक्सिस पर इंटरसेप्ट AB काट रहा है,
cuts off intercept A and B respectively on the XY axis such that A B का डिफरेंस 2। तो रफली अगर फिगर ज़रूरत तो नहीं है लेकिन बनाना चाहो तो एक ले सकते हैं फिगर। फिगर का ऐसे इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। 3 2 से जाने वाला 3 2 से जाने वाला एक लाइन, होंगे एक से ज़्यादा लेकिन सिंपल के लिए फिगर में एक दिखा दिया गया लाइन कि 3 2 से जाने वाला एक लाइन है जो A और B इंटरसेप्ट काट रहा है। A और B इंटरसेप्ट काट रहा है ऐसा कि A B का डिफरेंस 2। तो अगर हमको A B निकल जाए तो इस फार्मूला से आंसर निकाल लेंगे। यानी मेन है जानना A और B। तो उसके लिए सिंस इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हो गया A एंड B, एक्सिस यानी एक्स वाई दोनों के लिए, तो x के लिए y के लिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस ए और बी है। इसमें एक चीज़ हमको यहाँ पर और लिख देना चाहिए था जो डायरेक्ट लिख देते हैं, वेयर ए बी का डिफरेंस कितना है 2 है। इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस ए बी बताया गया ऐसा कि ए बी का डिफरेंस 2, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दो वैल्यू ए और बी जानना हो, दो वैल्यू ए और बी जानना हो तो दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी में, एक हमको रिलेशन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ए बी होने के कारण इतना होगा। अब ये वाला क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जा रहा है किस जगह से 3 2 से, तो सिंस इट पासेस थ्रू पॉइंट 3 2, ये पास कर रहा है 3 2 से, तो जब 3 2 इस रास्ते पर है तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड x का वैल्यू 3 रखो तो 3 बाई ए, y का वैल्यू 2 रखो 2 बाई बी इज इक्वल टू 1। थोड़ा सोल्व करें तो 3b प्लस 2a इज इक्वल टू ए बी। ए बी में एक इक्वेशन, ए बी में एक और इक्वेशन, आपस में सोल्व करके ए बी निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे तो उसके लिए देखो, वहाँ से अगर हम ए का वैल्यू निकाल के यहाँ रख दें तो 3b छोड़ दिया जाए 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ से 2 प्लस बी, ए का वैल्यू 2 प्लस बी इंटू बी उतार दी। ये कैसे, तो यूजिंग फर्स्ट से ए का वैल्यू 2 प्लस बी आ रहा है, तो जहाँ जहाँ ए था वहाँ 2 प्लस बी उतार दी। अब थोड़ा सोल्व कर दिया जाए, बी निकल जाएगा 3b प्लस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 2b प्लस बी स्क्वायर। यहाँ 2b तो कट जा रहा है, अगर सबको एक तरफ कर दें तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 3b, बी स्क्वायर माइनस 3b, ये भी उधर जाके -4। फैक्टराइज या क्वाड्रेटिक मेथड से b का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से आपका बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू 0, बी कॉमन, बी माइनस 4 1 कॉमन,
b माइनस 4, यहाँ से b माइनस 4, b प्लस 1 0, तो b का वैल्यू आ गया एक 4 और यहाँ से माइनस 1। b का वैल्यू निकल गया दो तरह का, तो ऐसा करो b का फर्स्ट वैल्यू 4 लो, 4 रख करके देखो b का a निकल जाएगा, a निकल गया यहाँ रख दो, इक्वेशन ऑफ लाइन तैयार। जब एक बार आंसर आ जाएगा तो एक आंसर और, b का वैल्यू माइनस 1 लो, तो b का वैल्यू माइनस 1 लेने पर a कुछ और आएगा, तो वो a भी रख दो, फिर से एक रिजल्ट और आ जाएगा। यानी इसमें दो तरह के लाइन मिलेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखें इस पर बेस्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए, तब तक हम मिटा लेते हैं। तो हम लोग अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए देखेंगे नॉर्मल फॉर्म। पहले भी थ्योरी जब बताया जा रहा था तो एक एग्जांपल बता चुके थे, उसी को थोड़ा फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। इसमें क्या था कि अगर नॉर्मल फॉर्म में कोई लाइन का इक्वेशन जानना, इसका इक्वेशन जानना हो, और ये लाइन ऐसा है जिस पर ओरिजिन से लिया गया परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल, OL नॉर्मल का लेंथ P हो और एंगल इसका अल्फा हो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो इस रेड लाइन के इक्वेशन जानने का फॉर्मूला ये था, जिसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म। तो ये वाला में अल्फ़ा और पी का ज़रूरत है। अगर ये अल्फ़ा और पी दे दिया जाए तो वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे, ऐसा कुछ आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बताए थे उस दिन कि अगर मान ले जाए कि पी दे दिया जाए 5 और अल्फ़ा दे दिया जाए 60 डिग्री, अगर इसका लेंथ 5 रहे, इसका 5 लेंथ रहे, ये 60 डिग्री रहे, तो तब तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, x इंटू कॉस अल्फा 60 डिग्री रख दो, y इंटू साइन अल्फ़ा हो गया 60 डिग्री, p का वैल्यू 5 उतार दी। अब यहाँ पर x इंटू 1/2 y इंटू √3/2 इज इक्वल टू 5, तो आ गया x प्लस √3 इंटू वाई इज इक्वल टू LCM का 2 इधर 10, आंसर ये आ गया। तो ये हो गया कि अगर नॉर्मल फॉर्म का इंफॉर्मेशन यानी p और अल्फ़ा दे दिया जाए, तो p और अल्फ़ा दे दिया गया तो अल्फ़ा और p रख दिए, सोल्व करके इक्वेशन जो आया वो पढ़ने में ऐसा है जनरल फॉर्म की तरह। लेकिन कई बार अब उल्टा होता है। अब हम लोग को ये पढ़ना है कि कोई इक्वेशन पहले से ऐसा देगा, जनरल फॉर्म में दे देगा, और उसके लिए कभी कहेगा कि इस जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में बदलो, इस जनरल को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, इस जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो। तो ये दोनों तो थोड़ा आसान होता है, सॉरी ये दोनों। अब जैसे कोई इक्वेशन पहले से दे दिया जाए इस तरह का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, पढ़ने में ये जनरल फॉर्म है। अगर हमको ये फॉर्म लाना हो इंटरसेप्ट फॉर्म, तो RHS में 1 बना लो। 1 बनाने के लिए 10 से डिवाइड दोगे तो x/5 y/10/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके लिए 3 डिवाइड में ले आना, इतना हो जाएगा। ये हो गया ये फॉर्म। लेकिन अगर ये फॉर्म लाना तो उसी के लिए यहाँ पर y अकेला करो तो 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 10।
यहाँ पर से y इज इक्वल टू -2/3 इंटू एक्स प्लस 10/3। ये पढ़ने में आ गया y इक्वल टू mx प्लस सी। m हो गया इतना और c हो गया इतना। c का मतलब y पर का टुकड़ा, y पर का इंटरसेप्ट आया 10/3, y पर का इंटरसेप्ट आया 10/3। यहाँ पर से भी देख सकते हो, इस मेथड से भी y पर का इंटरसेप्ट वही आ रहा है। तो कोई इक्वेशन अगर पहले से जनरल फॉर्म में दिया हुआ है तो उससे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्मूला दें या उससे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला दें। एक और होता है कि जनरल फॉर्म है तो उससे आप नॉर्मल फॉर्म ला दें। जैसे नॉर्मल फॉर्म लाने के लिए एक एग्जांपल देखा जाए। हम लोग अभी अभी एक क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें पी अल्फा दिया हुआ है। तो पी अल्फा दे दिया गया तो फार्मूला में रखने पर, अल्फा पी रखने पर जनरल फॉर्म तैयार हो गया। थोड़ा सा सोचो उल्टा कि अगर पहले से ये दे दिया जाए, पहले से ये दिया हुआ रहता कि एक लाइन है x प्लस √3y इज इक्वल टू 10। अब इसके बारे में पूछा जाता कि इसका p और अल्फा निकालो। हालांकि नज़र आ रहा है कि P5 होगा, अल्फा 60 डिग्री, लेकिन ये अब इसके हेल्प से निकाल के ये लाना है कि P5 और अल्फा 60 डिग्री आना चाहिए। तो इसके लिए चूंकि हमको इनका कन्वर्सन जनरल फॉर्म वाले को बदलना है नॉर्मल फॉर्म में। जनरल फॉर्म है और बदलना है इसको ऐसा नॉर्मल फॉर्म में। तो इसके लिए प्रोसेस होता है कि RHS में जो नंबर होना चाहिए वही कहलाता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, और एक्स वाई का जो कोफिशिएंट हो वो होता है कॉस और साइन। कॉस और साइन, अब ये कॉस और साइन कोफिशिएंट ऐसे दो नंबर होते हैं जिनके स्क्वायर का सम 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, आप पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर अगर तुलना करो तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट √3 है। तो आप इसको 1 को कॉस और √3 को साइन, एक को कॉस एक को साइन नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये दो ऐसे नंबर होते हैं जिनके स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, लेकिन इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं है। तो इसके लिए कि एक कॉस बने एक साइन बने, x के पास कॉस बने y के पास साइन बने, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो याद रखोगे, इसमें अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है इस प्रकार से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का, तो सबसे पहला काम ये करें कि कांस्टेंट को RHS में ले जाएं। और RHS का ये जो कांस्टेंट होना चाहिए, अभी भले ही निगेटिव नज़र आ रहा हो, अब हो सकता है C का वैल्यू -5 ले लें, तो -5 ले ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसा ये कांस्टेंट होना चाहिए RHS जो पहले से पॉजिटिव नज़र आए। जैसे यहाँ पर का देख लो वैल्यू, ये पहले से पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो एक बार अगर RHS का नंबर पॉजिटिव हो जाए तो अब हमको x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b है। x का कोफिशिएंट चाहिए कॉस और साइन, लेकिन नज़र आ रहा है a और b। तो आपको कॉस और साइन में बदलने के लिए करना ये है कि इसमें जो भी x y के कोफिशिएंट हैं, दो नंबर a और b, x y के कोफिशिएंट दो नंबर a और b, इनके हेल्प से एक तीसरा नया नंबर अपना मन से खोजना है, √a² प्लस b²। एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो ले और उनके हेल्प से एक तीसरा नया नंबर अपना मन से बनाए, और इस तीसरे नए नंबर से दोनों डिवाइड कर देना है। दोनों डिवाइड करो इस तीसरे नंबर से, तो a/√a² प्लस b² इंटू एक्स, b/√a²
रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई उतार दी। RHS में भी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी में पूरा में डिवाइड कर दिए इस तीसरे नंबर से। एक्स वाई का जो भी कोफिशिएंट था ए बी वो लेना है और उनके हेल्प से एक तीसरा नंबर बना लो, ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी नंबर से पूरा में डिवाइड दे दें। ऐसा करने तो दोनों तरफ जब हम लोग डिवाइड दिए इस तीसरे नंबर से रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले से, तो अब जो एक्स वाई का कोफिशिएंट बना है जिसमें से एक मान लिखा जाए कि ये है, एक ये है एक्स वाई का कोफिशिएंट। इन्हीं एक्स वाई कोफिशिएंट को किसी एक को कह दिया जाता है कॉस अल्फा, तो दूसरे को कहना है साइन अल्फा। ये कॉस तो वो साइन, ऐसे उल्टा भी लिया जा सकता है, ये साइन वो कॉस। लेकिन हम लोग को चूंकि इसी फॉर्म में लाना है तो एक्स वाले कोफिशिएंट को कॉस मानेंगे और वाई वाले कोफिशिएंट को साइन मानेंगे। ऐसा हो सकता है कि हम लोग इसी को साइन मान लें और ये वाला कोफिशिएंट को कॉस मान लें। एक कॉस होता है तो दूसरा साइन, और अगर ये साइन कहोगे तो ये कॉस। ये क्यों हो गया ऐसा, तो उसके लिए थोड़ा कारण हम अलग से दिखा देते हैं। ये जो तीन नंबर होते हैं ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीन नंबर ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो जब ट्रायंगल बना है तो ये तो खुद 90 डिग्री है, ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, तो कुछ ना कुछ डिग्री यहाँ होगा, कुछ ना कुछ डिग्री यहाँ पर बनेगा। अगर यहाँ 10 डिग्री तो यहाँ 80, यहाँ 20 तो यहाँ 70, यहाँ मान लीजिए 40 तो यहाँ 50, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ और कुछ ना कुछ वहाँ भी होगा। तो अब एक सोच के चलो, अगर हम इसके नज़रिए से बताएं तो इस फिगर में अगर हम लोग ले ले ये वाला अल्फा, कि ये अल्फा डिग्री है, अल्फा डिग्री ये मान लो, तो थोड़ा इस अल्फा डिग्री के लिए कॉस ऑफ अल्फा लगा के देखो। कॉस अल्फा लगाओगे तो यही आ जाएगा। कॉस अल्फा का वैल्यू इतना ही आ रहा है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और अगर साइन अल्फा लगाओगे इस एंगल का अल्फा का साइन, तो साइन का फार्मूला इतना बटे इतना, जो कि ये आ जाएगा। तो अगर अल्फा ये वाला एंगल ले तो फिर इसका नाम कॉस और इनका नाम साइन हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर वाला एंगल का नाम अल्फा न ले, हम लोग यहाँ पर जो एंगल जितना डिग्री रहा होगा उस एंगल का नाम अल्फा दे, इस एंगल का नाम अल्फा दे, तो इस अल्फा के लिए चेक करके देखो, साइन अल्फा निकालो, इस अल्फा का साइन, तो अल्फा का साइन ए बटे इतना, साइन अल्फा ये आ जाएगा। और इस अल्फा का कॉस निकालो, तो कॉस निकालोगे तो ये आ जाएगा। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इधर अल्फा ले तो हमारा ये वाला सेट हो रहा है। इस अल्फा के लिए साइन अल्फा इतना और कॉस अल्फा इतना। लेकिन अगर अल्फा हम यहाँ पर वाला ना लेके अल्फा डिग्री यहाँ पर वाला ले, तो इस अल्फा के लिए कॉस का फार्मूला बेस बाई हाइपोटेन्यूज ये, और साइन अल्फा का फार्मूला हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज ये वाला। तो इतना लंबा चौड़ा बात नहीं याद रखना है, हम लोग को ये सारा बात भूल करके सीधे सीधे ये याद कर लेना है कि दिए गए इक्वेशन जो कि जनरल फॉर्म का रहेगा उसमें सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को RHS में भेजो। RHS में ऐसा कि वो कांस्टेंट पॉजिटिव नजर आए, जैसे ये प्लस में नजर आ रहा है, प्लस में, प्लस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये P कहलाता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और लेंथ ऑलवेज प्लस होना चाहिए। तो जो भी ये कांस्टेंट रहे RHS में ले जाओ ऐसा कि वो पॉजिटिव नजर आए। एक बार जब वो ऐसा आ गया तो अब आप x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट जो a b है वो रफ में लिखें और उसके हेल्प से
एक्स वाई के कोफिशिएंट ए बी के हेल्प से अपना मन से एक तीसरा नया नंबर ले, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस तीसरे नए नंबर से पूरा में डिवाइड दे दे। तो पूरा में डिवाइड दोगे तो कुछ रिजल्ट ऐसा बनेगा। जब रिजल्ट ऐसा बना तो हमने कहा कि इन दोनों में से, ये और ये वाला में से, कोई एक को कॉस कहना है और दूसरे को साइन कह देना है। तो चूंकि हमको फार्मूला में ज़रूरत है x के पास कॉस, y के पास साइन, इसलिए सोल्व करते समय हम लोग जनरली बनाते हैं x इंटू इसका नाम कॉस अल्फा प्लस y इंटू इनका नाम साइन अल्फा। x इंटू कॉस अल्फा, y इंटू साइन अल्फा, और जो RHS में रहेगा उसी का नाम p देना है। फिगर बना के ये ना दिखाने लगना है कि ट्रायंगल में a कहाँ है, b कहाँ है और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ है या अल्फा कहाँ है, वो सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता। आप एक को कॉस और एक को साइन लिख सकते हैं। जैसे इसी बात को इसमें हम दोहरा के दिखलाते हैं, इस प्रोसेस को दोहराते हैं वहाँ पर। अगर इसमें देखा जाए a, तो a हो गया 1, a है 1, b रूट 3, a1 b रूट 3। इसके हेल्प से एक तीसरा नया नंबर निकालो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आ जाएगा ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 3, यानी बाहर निकल गए 2। तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आया 2। आप इसी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नंबर से पूरा में डिवाइड दें, जो भी इक्वेशन बना उसी में डिवाइड देना है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूरा में। तो इसमें पूरा में डिवाइड दे कितना से, तीसरा नंबर ये बना 2, उतना से 2 से डिवाइड, तो ये 1/2 इंटू एक्स, रूट 3/2 इंटू वाई, और ये हो गया 10/2। हमने कहा कि x के पास जो बना उसका नाम कॉस, y के पास जो रहे उसका नाम साइन, कुछ न कुछ अल्फा डिग्री के लिए। अब x इंटू कॉस, कॉस अल्फा उतार दो। अब अगर अल्फा आपको याद है कि कितना डिग्री पर होगा तो वो डिग्री लिख दो, तो आपको याद आएगा कि कॉस अल्फा 1/2 कितना अल्फा पर होता है, तो 60 डिग्री पर, तो ये 60 डिग्री लिख दो, प्लस x इंटू कॉस अल्फा, y इंटू साइन अल्फा, अल्फा हो गया 60 डिग्री इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि अल्फा आ गया कितना डिग्री, 60 डिग्री, और p का वैल्यू कितना आया, 5 आ गया। तो थोड़ा देर पहले आपको याद होगा कि हम अल्फा और p यही लेके चले थे, तो ये इक्वेशन आया था। अब हम उल्टा दिखला दिए कि इक्वेशन हम दे दिए तो उसको सोल्व करके नॉर्मल फॉर्म ला दिए। नॉर्मल फॉर्म लाने से क्या फ़ायदा हुआ कि उसका अल्फा और p पता लग गया। तो हम लोग सीख लिए कि किसी इक्वेशन को अगर जनरल फॉर्म में दिया जाए, जनरल फॉर्म में दिया जाए तो उसको कैसे बदलना है नॉर्मल फॉर्म में। ये भी सीख लिए कि जनरल फॉर्म से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लाएं, जनरल फॉर्म से इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लाएं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन उसी ढंग का है कि पहले से ऐसे दिए हुए जनरल फॉर्म दिया हुआ है और इसको नॉर्मल फॉर्म में ला करके अल्फा और p निकालना है। ऐसा है, इस क्वेश्चन का हमको p और अल्फा ढूंढना है इस फॉर्म में ला करके। देखिए रीडिंग दे करके, फॉर द स्ट्रेट लाइन, इतना एक स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म में पहले से नजर आ रहा है, कुछ दे दिया गया, कहा गया है फाइंड द लेंथ, किसका लेंथ, तो ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है। कहाँ से परपेंडिकुलर, ओरिजिन से रहना चाहिए, तो फ्रॉम द ओरिजिन। तो फॉर द स्ट्रेट लाइन इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये निकालना है ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, एंड द इंक्लिनेशन ऑफ
दिस परपेंडिकुलर विद द एक्स एक्सिस। जैसे लाइन अगर ये वाला है, ये रेड कलर का लाइन मान के चलो ये, तो हमको निकालना इस लाइन के लिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन, ओरिजिन से दिस लाइन तक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी P, और निकालना एंड के बाद द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन किसका, तो ऑफ दिस परपेंडिकुलर, इसी परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन किसके साथ, विद द एक्स एक्सिस यानी कि अल्फा। तो एक तरह से कहा जाए तो पहले से जनरल फॉर्म दिया हुआ है और इसको हमको ढूंढना है P और अल्फा। तो अभी जो पिछला एग्जाम्पल देखे थे वो थोड़ा ज़्यादा इजी लेवल का था, उससे थोड़ा डिफिकल्ट ये है। तो देखा जाए, गिवन लाइन (8x - 15y + 51 = 0। हमने कहा था थोड़ा देर पहले कि कांस्टेंट टर्म को RHS में भेज लो, तो यहाँ भी कांस्टेंट टर्म को RHS में भेज लो। हमको लाना है ये वाला से ये वाला, तो कांस्टेंट टर्म RHS में भेजा जाए तो 8x - 15y = -51, यहाँ निगेटिव आ गया है, जबकि हमको RHS का जो भी P ये चाहिए वो लेंथ होता है, लेंथ यानी कि प्लस होना चाहिए। तो इसको पहले प्लस बना लो, प्लस बनाने के लिए माइनस से दोनों तरफ इंटू कर दो, तो ये -8x + 15y = 51, माइनस से इंटू करने पर इतना। अब यहाँ RHS का जो भी वैल्यू है वो प्लस नज़र आ रहा है, लेकिन अभी एक्स वाई का कोफिशिएंट, एक्स वाई का कोफिशिएंट कॉस साइन अभी ना कह सकते हो, अभी एक्स वाई का कोफिशिएंट इतना और इतना है। ये ऐसे दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर का सम 1 नहीं आ रहा है, जबकि ये दो ऐसे नंबर होते हैं कि इनके स्क्वायर का +1 होता है फार्मूला के अनुसार। तो अभी इनका नाम कॉस और साइन नहीं देना। तो तरीका क्या बताएं इससे ये फॉर्म लाने के लिए कि जो भी ए और बी इसका है, एक्स वाई का कोफिशिएंट जो ए बी है उसके हेल्प से एक तीसरा नंबर खोजो, √(a² + b²। ए बी तो √(a² + b² खोजो, तो ये खोजने पर लगता है 17 आ रहा है। कैलकुलेट करोगे तो 17 आ जाएगा। ऐसा करो, इसी 17 से पूरा में डिवाइड दो, तो 17 से पूरा में डिवाइड तो -8/17x 15/17y, ये हो गया 51/17। अब हमने कहा था कि x का कोफिशिएंट का नाम कॉस कह दो और इसका नाम साइन कह दो। ये कॉस और साइन अब ले सकते हो, ये दो ऐसे नंबर हैं, ये कि एक को कॉस और साइन कह सकते हो, चूंकि इनके स्क्वायर का सम चेक करोगे तो 1 आ रहा है, इसके स्क्वायर का प्लस करोगे तो 1 आ जाएगा। उतना डिटेल नहीं, जो भी डिटेल था पिछले थोड़ा देर पहले वाले कॉन्सेप्ट में दिखा दिए हैं, आप डायरेक्ट याद कर ले। √(a² + b² से पूरा में डिवाइड दिए तो ये आया। अब इसी का नाम कॉस, तो x × cos अल्फा, x × cos अल्फा, y × sin अल्फा, और ये हो गया आपका 3, काटने के बाद 3 लिख दें। वेयर cos अल्फा का नाम -8/17 एंड sin अल्फा का नाम 15/17। तो ये पढ़ने में ऐसा आ गया है। अब थोड़ा देर पहले जो गेस किए थे हम लोग, तो ये अल्फा 60 डिग्री पता लग गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको याद नहीं है कि ये कितना डिग्री पर होगा,
कितना डिग्री पर होगा ये नहीं याद है, तो नहीं याद है तो वो मान लिया अल्फा डिग्री, ये कॉस अल्फा तो ये अपने आप साइन अल्फा। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कॉस का वैल्यू माइनस रहे और साइन का वैल्यू प्लस रहे? कॉस रहे, कॉस का वैल्यू माइनस, साइन का वैल्यू प्लस, ऐसा हो सकता है? अगर अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो, अब जैसे अल्फा अगर 120 डिग्री रहे तो इस 120 डिग्री पर कॉस का वैल्यू निकालोगे सेकेंड क्वाड्रेंट वाले एंगल के लिए, कॉस माइनस होता है लेकिन साइन प्लस होता है कोई भी सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। तो यहाँ से पता लग रहा है देख करके कि अल्फा एक ऐसा एंगल है जहाँ का कॉस माइनस होना चाहिए और साइन प्लस होना चाहिए। इसका मतलब है कि अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट का है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम। विश्वास न लगे तो इस बात को थोड़ा हम फिगर के माध्यम से भी दिखाते हैं। क्वेश्चन चूंकि ये था, इसको अगर हम लोग बदल करके देखें थोड़ा इस मेथड से, इसी में अगर -51 से डिवाइड दे दे तो 8x बाई -51, 8x बाई -51 प्लस 15y बाई 51 इज इक्वल टू 1। ये आ गया माइनस में x बाई माइनस में 51/8 प्लस y बाई 51/15 इज इक्वल टू 1। देख सकते हो कि ये ऐसा लाइन है जो अगर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किए तो x पर कुछ निगेटिव में काट रहा है और y पर प्लस में काट रहा है। यानी कि अगर एक्चुअल ग्राफ में हम लोग देखें इसके पोजीशन को, लाइन के पोजीशन को, तो x पर माइनस में कहीं पर, y पर कहीं पर प्लस, तो x पर माइनस में इंटरसेप्ट, y पर प्लस, तो यहाँ से अगर पास करवाया जाए तो लाइन यानी कि कुछ ऐसा है। तो जब लाइन ऐसा है तो ध्यान दो कि इस लाइन पर ओरिजिन से लिया गया परपेंडिकुलर जो भी OL लाइन होगा, OL लाइन, उसका अल्फा देख सकते हो कि अल्फा जो बनेगा x एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। 90 डिग्री से ज़्यादा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट का कॉस अल्फा माइनस होगा और साइन अल्फा प्लस होगा। लेकिन हम लोग को इतना रिसर्च नहीं करना है, सिंपली क्वेश्चन सोल्व करना है, तो ये सब बात नेग्लेक्ट करें। एक बार फिर से देख लो, दिया गया लाइन ये था, सबसे पहले कांस्टेंट को RHS में भेज दी, माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किए, ये आ गया। यहाँ पर अब x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट a और b के हेल्प से एक तीसरा नंबर खोजे, √a² प्लस b², जिससे पूरा में डिवाइड दे दिया गया। डिवाइड देने के बाद जो आया उसमें x के कोफिशिएंट का नाम cos, y के कोफिशिएंट का नाम साइन, और ये कट करके इतना हो गया। तो चूंकि cos कहा गया इसको, -18/17 को, साइन कहा गया इसको। अब लोग अभी देख चुके हैं कि cos माइनस साइन प्लस हो सकता है सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए। तो चूंकि अल्फा पूरे नहीं है तो यहाँ अल्फा cos इनवर्स में निकालो या यहाँ से साइन इनवर्स में निकालो। लेकिन ज़्यादातर बुक्स में क्या करता है कि आंसर देते समय वो cos या साइन से इनवर्स ना निकाल के वो tan से इनवर्स निकालता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करो कि cos और साइन जब दिया है तो यहाँ पर से tan अल्फा निकाल लो, tan अल्फा, साइन बाई cos करोगे तो tan अल्फा हो गया कितना, -15/8, साइन बाई cos करोगे तो tan आ जाएगा। अब इसमें भी एक दिक्कत है, अल्फा अभी इनवर्स ना बना सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू
tan इनवर्स -15/8, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? चूंकि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है कि tan वाले का इनवर्स बनता है बशर्ते उसका एंगल अल्फा इनके बीच से रहे, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच से रहे, तभी tan वाले के लिए इनवर्स बनता है। जबकि अभी अभी हम लोग चेक कर चुके हैं कि यहाँ पर का जो अल्फा है वो इसके बीच से नहीं है, वो तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, सेकेंड क्वाड्रेंट का है, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अल्फा के लिए tan का इनवर्स नहीं बनता है। तो तब इसमें कुछ और उपाय अब लगाया जाए। यहाँ पर क्या करें कि इसमें tan अल्फा -15/8 का नाम दे दिए tan बीटा। लेट tan बीटा 15/8, जहां बीटा एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम, tan बीटा प्लस में, माइनस तो उतार दिए, tan बीटा कहा गया इसको प्लस वाले को, तो tan बीटा 15/8, जहां बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान लिए, तो तब बीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, इनके बीच से बीटा है, तो जब इनके बीच से फर्स्ट क्वाड्रेंट का बीटा है तो यहाँ पर इनवर्स निकाल सकते हो। तो tan इनवर्स 15/8, तो बीटा यहाँ निकल गया, लेकिन हमारा टारगेट बीटा नहीं अल्फा निकालना है। तो यहाँ पर से क्या करो कि tan अल्फा इज इक्वल टू, इसको -tan बीटा को लिख दो, tan 180 डिग्री माइनस बीटा। ऐसा क्यों लिखें? बीटा एक्यूट एंगल है तो, और ये अल्फा होना चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट का, तो इसलिए हम इसको ऐसा चेंज किए जो सेकेंड क्वाड्रेंट का लगे। 180 माइनस बीटा पढ़े हुए हम लोग कि एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू इतना, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस बीटा। अब बीटा कितना, तो बीटा का वैल्यू वो उतार दो, तो एक लाइन यहाँ पर और बना देना चाहिए, यहाँ पर लिख देते हैं इसके लिए इतना, therefore we have P का वैल्यू अगर तुलना किया जाए तो 3 हो गया, P का वैल्यू अगर इस फॉर्म से मिलाया जाए तो 3 हो गया, एंड अल्फा का वैल्यू कितना आया, अल्फा का वैल्यू आया 180 डिग्री माइनस बीटा, बीटा का नाम कितना आया, tan इनवर्स 15/8। तो ये आपका P भी आ गया और अल्फा भी आ गया। तो ये थोड़ा सा क्वाड्रेंट अलग जगह होने के कारण, अल्फा का क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट न रहने के कारण थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया। ऐसे इस पर क्वेश्चन आसान भी होता है, डिफिकल्ट भी होता है। इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं।